आज हम लोग 2023 में आए केमिस्ट्री पेपर का हल देखेंगे। मॉडल नंबर है या जो सेट था उसका नंबर है 824 EJ। पहला प्रश्न लिखा है एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है? धातु है, अधातु है या उपधातु या मिश्र धातु। जो एंटीमनी होता है वो उपधातु होता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एंटीमनी है उपधातु। दूसरा प्रश्न है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। जो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है वो है PbNO3। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब यही है कि किसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। पहले का जो C2H6 है इसकी संरचना हम लोग देख लेते हैं कैसी होगी। C कार्बन की संख्या 2 है, कार्बन की संख्या 2 और हाइड्रोजन की संख्या 6। 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं। कार्बन की संख्या 2 और हाइड्रोजन की संख्या 4। 1 2 3 4। क्या कार्बन की संयोजकता पूर्ण है या जो कार्बन है उसके पूरे बंध संपूर्ण हो चुके हैं? नहीं, जो कार्बन है वो अपने 4 बंध बनाता है। क्या इस कार्बन के 4 बंध हो गए हैं? नहीं। तो यहाँ पे एक बंध ऑन लगाएंगे तो इसका कार्बन का 4 बंध पूरा हो जाएगा, यानी कि जो C2H4 है इसमें डबल बॉन्ड है। अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं CH4 की संरचना। कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4। क्या इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आप लोग को दिखाई दे रहा है? नहीं, यानी कि तीसरा भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। और चौथा हम लोग देख लेते हैं C3H8। कार्बन की संख्या 3। 1 2 3 और हाइड्रोजन की संख्या 8। 3 4 5 6 7 8। कौन सी संरचना में आप लोग को द्विबंध दिखाई दे रहा है? आप लोग को द्वितीय संरचना में द्विबंध दिखाई दे रहा है, इसलिए जो दूसरा है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह होता है। जो प्रोपेनल होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है CnH2n + CHO, यानी कि जहां भी आप लोग को CHO दिख जाएगा वो अल समूह होगा, यानी कि प्रोपेनल। पहला है आप लोग का, पहला ही दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा प्रोपेनल। एसिटिक अम्ल का रासायनिक या IUPAC नाम है। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। जो पहले तो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं, तभी तो हम लोग जान पाएंगे कि इसका रासायनिक नेम क्या होगा या क्या नहीं होगा। CH3COOH। जो COOH होता है ये होता है ओइक समूह। ओइक समूह। यदि कार्बन की संख्या 1 होगी तो उसको बोलेंगे मेथ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कार्बन की संख्या 1 होगी तो मेथ, 2 होगी तो एथ, 3 होगी तो प्रोप, 4 होगी तो ब्यूट, 5 होगी तो पेंट, 6 होगी तो हेक्स, 7 होगी तो हेप्ट, 8 होगी तो ऑक्ट, 9 होगी तो नॉन, 10 होगी तो डेक। इसमें कार्बन की संख्या 1 है, इसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये जो है ये क्रियात्मक समूह है। तो जो एसिटिक अम्ल है उसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। इसका हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। और जो छठवां प्रश्न है एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो क्लोराइड है या जो क्लोरीन है वहां पे यहाँ पे कितनी की संख्या में उपस्थित है? 2 की संख्या में, यानी कि ये जो तत्व है इस पे 2 धनावेश होना चाहिए। इस पे 2 धनावेश होगा तभी तो ये 2 ऋण आवेश के साथ जुटेगा। यानी कि अब हम लोग को ये पहचानना है कि जो तत्व है वो और किसके साथ अभिक्रिया कर सकता है, किसके पास 2 धनात्मक या ऋणात्मक हो सकते हैं। आप लोग को दिख रहा है क्या ऑक्सीजन के पास 2 ऋणात्मक होते हैं? ये 1 धनात्मक है, इसके पास 2 धनात्मक होगा, परंतु ऑक्सीजन के पास कितना ऋणात्मक हो गया? 4। इसके पास 4 ऋणात्मक हो गया। तो क्या ये संरचना हो सकती है? यह अभिक्रिया हो सकता है? नहीं।
पहला अभिक्रिया नहीं हो सकता। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, धातु पे कितना धनायन है 2, और ऑक्सीजन पे कितना ऋणायन होता है 2, यानी कि ये जो दूसरा है वो हो सकता है। अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं, क्या तीसरा हो सकता है? पहले पे कितना धनायन है, धातु पे कितना धनायन 2, और ये कितनी की संख्या में उपस्थित है 2, यानी कि अब इसके पास हो गए 4 धनायन। ऑक्सीजन के पास कितना ऋणायन 2, ये कितनी की संख्या में है 3, इसके पास हो गए 6 ऋणायन। क्या सी हो सकता है? नहीं। डी हो सकता है, धातु के पास, धातु कितने की संख्या में है 2, इसके पास कितना धनावेश है 2, ये जब 2 की संख्या में उपस्थित हो गया तो कुल आवेश इस पे कितना हो गया 4। ऑक्सीजन पे कितना ऋणावेश होता है 2, क्या डी वाला संभव है? नहीं। इस प्रकार आप लोग किसी भी संरचना को देख के बता सकते हैं कि उस पर कितना धनावेश है या कितना ऋणावेश है। मान लीजिए आप लोग को कुछ भी नहीं आता है, आप लोग को दे दिया Cl2 या अन्य या पोटेशियम या क्लोराइड, कुछ भी दे दे आप लोग को, तो आप लोग पहले ये देखिएगा कि ये इस पे कितना धनावेश है और कितना ऋणावेश है। धनावेश को ऋणावेश के साथ जाके अभिक्रिया करवा दीजिएगा, आप लोग की अभिक्रिया संपूर्ण हो जाएगी। ये जो प्रश्न होता है इसमें 4 अंक होते हैं और प्रत्येक एक एक अंक में विभाजित रहता है। इसके 1 अंक, इसके भी 1 अंक, इसके भी 1 अंक, इसके भी 1 अंक आप लोग को मिलते हैं। मेथेनॉल, जो ये पूरा नाम लिखा गया है, इसका आप लोग रासायनिक संरचना बनाना है। प्रोपेनॉल, आप लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें मेथेनॉल है, इसके लास्ट में या किसी एक स्थान पे CHO समूह उपस्थित होगा। मेथेनॉल, इसमें कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? इसमें कार्बन की संख्या 1 होनी चाहिए। अभी आप लोग देखे हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। इसमें C1 का नाम होता है मेथ, ऐसे ही मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो मेथेनॉल में कितने कार्बन उपस्थित होने चाहिए? 1। और क्या होना चाहिए? एक CHO समूह उपस्थित होना चाहिए। एक C लगा दीजिए, एक H और एक O। क्या इसके पूरे बंध पूर्ण हो चुके हैं? नहीं, अभी एक कार्बन के पूरे बंध पूरे नहीं हुए, तो जहां पे कार्बन दिखे वहां पे आप लोग 4 बंध लगा दीजिएगा। अब इसकी जो संरचना है वो मेथेनॉल की संरचना इस प्रकार की होगी। जो इसकी रासायनिक सूत्र होगा वो आप लोग देख लीजिए कैसे लिखेंगे। कार्बन की संख्या कितनी? 1, 2, C2। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, H4O। क्या ये आप लोग सही लिखे हैं? नहीं, ये जो लिखे हैं आप लोग गलत लिखे हैं, क्योंकि CHO एक जगह पे आप दिखाई देना चाहिए। आप लोग कैसे लिखेंगे इसकी रासायनिक सूत्र? CH3CHO। अब यह हुआ आप लोग का मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र। प्रोपाइन या इसे प्रोपीन भी बोल सकते हैं। इसमें कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? इसमें कार्बन की संख्या 3 होनी चाहिए और किसी एक स्थान पे डबल बंध होना चाहिए। 1, 2, 3। क्या इसमें कार्बन की संख्या 3 हो गई? अब सब जगह एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्या ये संरचना सही है? नहीं। ऐसे आप लोग को न समझ में आया तो यहाँ पे एक बंध हटाइएगा हाइड्रोजन का और एक बंध कार्बन के साथ कर दीजिएगा। क्या ये अभी संरचना सही है? नहीं, अभी ये संरचना सही नहीं है। अब संरचना सही है। अब आप लोग देख लेते हैं कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाइड्रोजन कितने की संख्या में है? 6। और कार्बन कितने की संख्या में? 1, 2, 3। C3H6 ये होगा इसका रासायनिक सूत्र। और पेंटेनॉल 3, इसमें किसी एक स्थान पे O जुड़ा होना चाहिए। ध्यान रखे रहिएगा कि इसमें O जुड़ा रहना चाहिए, न कि CHO। कार्बन की संख्या इसमें कितनी होनी चाहिए? इसमें कार्बन की संख्या 5 होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5। आप लोग को 5 की संख्या में दिखाई दे रहा है कार्बन, और तीसरे कार्बन पे एक ऑक्सीजन समूह उपस्थित होना चाहिए। अब जितने भी बंद कार्बन के खाली हैं वहां पे हाइड्रोजन को लगा दीजिए।
क्या पेंटेनोन 3 का संरचना पूरा हो गया? आप लोग इसका नामकरण कैसे करेंगे? जिधर से आप लोग को डबल बंध या ट्रिपल बंध मिले उधर से आप लोग नंबरिंग करेंगे। यदि ट्रिपल बॉन्ड से पहले डबल बॉन्ड मिल रहा है इधर से गिनने पे या इधर से गिनने पे, तो आप लोग प्रायोरिटी या प्राथमिकता डबल बॉन्ड को ही देंगे। 1 2 3 4 5। क्या इधर से गिनने पे या इधर से गिनने पे जो ऑक्सीजन की स्थिति है वो सेम आ रही है, तो आप लोग नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? 1 2 3 4 5। कार्बन की संख्या कितनी है? 5। हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H10 और O। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्यूटेनोन 3 की संरचना बनाइए। इसमें कार्बन की संरचना कितनी होनी चाहिए? इसमें कार्बन की संरचना 4 होनी चाहिए। 1 2 3 4। और दूसरे स्थिति पे आप लोग को ऑक्सीजन जुड़े रहना दिखाना है। आप लोग इधर भी जोड़ सकते हैं, इधर भी जोड़ सकते हैं। इधर आप लोग जोड़ दीजिएगा हाइड्रोजन। अब जितने भी बंद खाली हैं वहां पे हाइड्रोजन आप लोग जोड़ दीजिए। इस प्रकार इसका रासायनिक सूत्र क्या बना? 1 2 3 4। कार्बन की संख्या कितनी? C4। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन की संख्या 8 और एक ऑक्सीजन। जो अगला प्रश्न है वो आप लोग को दिया गया है। कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं। इसमें 2 प्रश्न होंगे। पहला जो है तत्वों के नाम लिखिए। यदि आप लोग तत्वों के नाम लिखते हैं तो इस पे 1 अंक मिलेगा। आवर्त सारणी में इन तत्वों के समूह संख्या तथा आवर्त संख्या बताएंगे तो इस पे 1 नंबर मिलेगा। जो 12 परमाणु क्रमांक है ये इसका कौन से तत्व का परमाणु क्रमांक होता है? जो 12 परमाणु क्रमांक होता है वो होता है मैग्नीशियम का, Mg। जो 17 होता है वो किसका परमाणु क्रमांक होता है? वो होता है क्लोरीन का। और 18 परमाणु क्रमांक किसका होता है? आर्गन का। और 20 परमाणु क्रमांक किसका होता है? कैल्शियम का। जो मैग्नीशियम है ये कौन से समूह में आते हैं? जो मैग्नीशियम है वो दूसरे समूह के ए वर्ग में आते हैं और जो क्लोरीन है वो 7वें समूह के ए वर्ग में आता है और आर्गन जो है वो है 8वें समूह के ए वर्ग में आता है और जो कैल्शियम है वो दूसरे वर्ग के दूसरे ग्रुप के ए वर्ग में आता है। अब इसकी क्या बतानी? अब इसकी आवर्त संख्या बतानी है कि इसकी आवर्त संख्या क्या होगी। आप लोग देखे होंगे जो मैग्नीशियम, क्लोरीन, आर्गन होता है ये सभी एक ही आवर्त में होते हैं। तो इस प्रकार इन तीनों का आवर्त तो सेम होगा, लेकिन जो कैल्शियम है इसका आवर्त अलग होगा। इसकी जो आवर्त होती है मैग्नीशियम के 3 होती है, क्लोरीन की भी 3 होती है और आर्गन की भी 3 होती है, परंतु जो कैल्शियम होता है इसकी आवर्त संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। आप लोग को ऐसे नाम दिया रहेगा और आप लोग को रासायनिक समीकरण में इसको संतुलित करना है। जो पहला है वो है बेरियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। इसको अभिक्रिया कराने के पश्चात बेरियम सल्फेट बनता है और क्या बनेगा इसको आप लोग रासायनिक समीकरण में लिखना है। बेरियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? BaSO4। Ba से हो जाएगा बेरियम और SO4 होता है सल्फेट, प्लस बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? BaCl2। इसको अभिक्रिया करवाने पे बेरियम सल्फेट बनता है BaSO4 और क्या बनेगा? और बनेगा आप लोगों का BaCl2। आप लोग देख लीजिए क्या ये रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण है या संतुलित है? BaSO4 की संख्या 1, BaSO4 की संख्या 1, BaCl2 की संख्या 1, BaCl2 की संख्या 1। ये जो अभिक्रिया है वो संतुलित है। अब दूसरा जो प्रश्न है वो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO। ये होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड का सूत्र। इसको आप लोग गर्म करेंगे तो ये टूटेगा Hg प्लस O2। यहाँ पे ऑक्सीजन की
जो संख्या है वो कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है, परंतु आप लोग इधर देख रहे हैं जो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1, तो यहाँ पे इस संख्या ये जो सूत्र है उसके पहले 2 लगा देंगे। अब आप लोग देख रहे हैं कि जो Hg है या मरकरी है ये भी एक की संख्या में यहाँ पे पाया जा रहा है, यहाँ पे 2 लिख देंगे। जो अगला प्रश्न है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक का रासायनिक सूत्र क्या होता है Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र H2SO4, ये होता है जिंक सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र। यहाँ पे बनेगा क्या, जिंक सल्फेट, यानी कि Zn प्लस ZnSO4 प्लस, और यहाँ पे आप लोग को क्या बच रहा है H2, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन बच रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। क्या ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? हाँ, ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, आप लोग देख सकते हैं। चौथा क्या है प्रश्न, आयरन और कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर यहाँ पे कौन सा उत्पाद बनेगा, और यहाँ पे कॉपर मुक्त हो रहा है। आयरन का सूत्र क्या होता है Fe, और कॉपर सल्फेट का CuSO4। यहाँ पे कॉपर तो निकल गया है, अब यहाँ पे क्या बनेगा FeSO4, यहाँ पे बनेगा FeSO4 प्लस Cu, ये आप लोग का रासायनिक समीकरण हो जाएगा। इस के लिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट को सामान्यतः चाक चूना पत्थर भी कहा जाता है। इसको हम लोग हीट या डिकम्पोजिशन करेंगे तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और क्या बनेगा, और बनेगा आप लोग का CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। जो छठवां प्रश्न है वो है जिंक और सिल्वर नाइट्रेट को अभिक्रिया के पश्चात जिंक नाइट्रेट बनता है और क्या बनेगा। जिंक का सूत्र होता है Zn और सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3। जिंक पे कितना धनावेश होता है, इस पे 2 धनावेश होता है, और नाइट्रेट पे कितना ऋणावेश होता है, इस पे 1 ऋणावेश होता है, यानी कि 2 धनावेश को खत्म करने के लिए 2 ऋणावेश आने चाहिए। ये होगा ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। यहाँ पे कितने की संख्या में है सिल्वर, यहाँ पे वहाँ पे 2 की संख्या में है, तो यहाँ पे 2 की संख्या में उपस्थित होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2AgNO3। अभिक्रिया के पश्चात ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag ये बनेगा। इसके अलावा एक प्रश्न और आता है जो होता है टिप्पणी लिखने के लिए, उसमें 3 होते हैं और प्रत्येक 2-2 अंक के होते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे वो हम लोग लिखेंगे। अथवा जो निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, इसमें आप लोग को 3 खंड होंगे। पहला, प्रत्येक खंड या प्रत्येक प्रश्न होंगे 2-2 अंक के होंगे। जो पहला है हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया, ये क्या होता है, यह होता है किसी ऑक्सीजन या ऑक्सीकारक की उपस्थिति में जब जो वस्तु जलती है या जो वस्तु हम लोग जलाने की कोशिश करते हैं वो जल जाती है, उसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया बोलते हैं। किसी वस्तु का हाइड्रोजन की उपस्थिति में या ऑक्सीकारक की उपस्थिति में जलने की क्रिया दहन कहलाती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा तथा ऊर्जा निकलती है। इस अभिक्रिया में ज्वाला हमें दिख भी सकती है अथवा नहीं भी देख सकते हैं।
यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यदि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी तो आप लोग ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाइएगा। इसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना। कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे 2Na प्लस H2O, यह अभिक्रिया करके क्या बनाता है? NaOH प्लस H2 गैस रिलीज होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो सोडियम है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया है, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लिया है। हाइड्रोजन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निकिल या पैलेडियम उत्प्रेरकों की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित होना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। इस प्रकार आप लोग